सभी को जय हिंद। प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल बताए दिए थे कि आज सिलेबस होगा पॉलिटिकल साइंस का, उसके बाद बेसिक क्लास स्टार्ट है। आज से बेसिक क्लास समाप्त होने के बाद कल से जो 10th क्लास का जो चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है वो स्टार्ट होगी। तो आज एक क्लास में पूरा बेसिक को जान लेंगे, आखिरकार पॉलिटिकल साइंस क्या होता है और इसके जनक कौन है, और थोड़ा सा संविधान के बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि जब राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस जब स्टार्ट होता है तो थोड़ा बहुत संविधान को भी जानना जरूरी है। ठीक, तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 हम लोग का टारगेट है और कक्षा 10वीं के लिए यह सब्जेक्ट स्टार्ट हो रही है। आज बेसिक क्लास है, चलते हैं आगे की ओर। पहला बात है राजनीति विज्ञान क्या होता है। राजनीति विज्ञान क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस। यह एक तरह सिंपल बात है। सामाजिक विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पॉलिटिकल साइंस बस ऐसा ही बात है जिसमें कोई भी देश के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं, और जो सरकार होते हैं उसके बारे में, मतलब कानूनी व्यवस्था सब के बारे में अध्ययन करते हैं। किसमें? राजनीति शास्त्र में। तो ठीक, राजनीति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम राज्य या सरकार के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब आगे बात आता है राजनीति विज्ञान किस भाषा से लिया गया है। राजनीति विज्ञान यूनानी भाषा, कौन? यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? पोलिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नगर राज। क्या होता है? नगर और राज। मतलब राजनीति विज्ञान यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नगर राज। ठीक, आगे की बात है राजनीति विज्ञान का जनक कौन है। आप लोग के मन में क्वेश्चन आता होगा कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है। तो राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा अरस्तु और किस सब्जेक्ट का जनक है। ठीक, यदि जानकारी होगा तो आप लोग इस क्लास, जब ये क्लास समाप्त होगी उसके बाद कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा अरस्तु और किस सब्जेक्ट के जनक माने जाते हैं, किस विषय के जनक माने जाते हैं। तो राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। अब राजनीति विज्ञान में शासन जो करते हैं, शासन कई तरह से करते हैं। एक तरह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलती है, उसके बाद राजतंत्र चलता है, तानाशाही शासन चलता है, मतलब बहुत तरह के शासन चलते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट क्या है? लोकतांत्रिक शासन। क्योंकि लोकतंत्र में क्या करते हैं? जनता ही भाग लेते हैं, जनता ही शासन करते हैं और जनता ही देश को चलाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार बोला गया है लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र किस तरह के शासन है। तो लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा, किसके द्वारा? जनता द्वारा चलाए जाने वाली शासन व्यवस्था है। क्या है? शासन व्यवस्था है। और ये बात बता दें कि यह परिभाषा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, जो कौन थे? अमेरिकन राष्ट्रपति। ठीक, यूएसए के क्या थे? राष्ट्रपति। ठीक ना। तो लोकतंत्र क्या होते हैं? लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था है। ये किसके अनुसार है ये परिभाषा? अब्राहम लिंकन के अनुसार, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और लोकतंत्र किस किस देश में अभी लोकतंत्र है? एग्जाम्पल के लिए भारत और अमेरिका एक्सेट्रा बहुत सारे देश हैं जिसमें अभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक, और आगे है राजतंत्र। राजतंत्र क्या होते हैं? राजतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत राजा या रानी क्या करते हैं? शासन करते हैं। और यह बात बता दें कि राजतंत्र में क्या होते हैं? वंशानुगत शासन चलते हैं। क्या चलते हैं? वंशानुगत शासन चलते हैं। जैसे मतलब
राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक। तो क्या है, राजतंत्र में राजा या रानी क्या करते हैं, शासन करते हैं, और यह शासन जो है वंशानुगत शासन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम याद रखें कि सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे देश हैं, लेकिन दो बस समझने के लिए दो ही काफ़ी है। ठीक। अगला पहला कौन था, लोकतंत्र शासन व्यवस्था, उसके बाद राजतंत्र। अब आगे हैं कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में क्या होता है, कोई एक अमीर व्यक्ति है, वो अपने अधीन में पूरा देश को चलाते हैं, वो अपने अनुसार देश को चलाते हैं। तो वही बात है, कुलीन वर्ग क्या होता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। कुलीन वर्ग क्या होता है, वैसी व्यवस्था जिसमें कोई एक अमीर व्यक्ति, कौन, अमीर व्यक्ति अपने अनुसार देश को चलाते हैं। किसके अनुसार, अपने अनुसार देश को चलाते हैं। कौन, वह क्या कहलाते हैं, कुलीन वर्ग कहलाते हैं। कुलीन वर्ग क्या होता है, वैसी शासन व्यवस्था जिसमें कोई एक अमीर व्यक्ति अपने अनुसार देश को चलाते हैं। जैसे एग्जांपल रूस हो गया, चीन हो गया। इसमें आप लोग देखते होंगे पुतिन, जो रूस के अभी राष्ट्रपति हैं, वह बहुत दिनों से ही है। ठीक ना। ये सब क्या है, कुलीन वर्ग हैं, और एक अमीर व्यक्ति अपने अनुसार क्या करते हैं, देश को चलाते हैं। तो पहला कौन था, लोकतंत्र, दूसरा राजतंत्र, और तीसरा कुलीन वर्ग। और इसमें कोई व्यक्ति क्या, जिसमें कोई व्यक्ति सरकार का विरोध नहीं कर सकता। और इस कुलीन वर्ग में क्या होता है, कोई व्यक्ति मतलब सरकार के अपोजिट नहीं जा सकते हैं, मतलब सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं, सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं। यदि आप सरकार का विरोध कीजिएगा तो बहुत गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है, मतलब काफ़ी दंडित किया जाता है उसे। ठीक। ऐसा कि उसे मौत का सजा भी दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे उत्तरी कोरिया समय भी इस तरह का अभी चल रहा है। और आगे आता है तानाशाही शासन व्यवस्था। कौन, तानाशाही शासन व्यवस्था। तानाशाही शासन व्यवस्था में क्या होता है, ठीक उसी प्रकार है जिस तरह हम कुलीन वर्ग के बारे में बात किए थे, वैसी व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति एक छोटे समूह का शासन करते हैं, एक छोटे समूह का शासन करता है, वही तानाशाही शासन व्यवस्था होता है। तानाशाही शासन व्यवस्था क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति एक छोटे समूह का शासन करते हैं, एक छोटे समूह का क्या करते हैं, शासन करते हैं, वही क्या होता है, तानाशाही शासन व्यवस्था। और तानाशाही शासन व्यवस्था आप लोग जानते होंगे, उत्तरी कोरिया, अफगानिस्तान, इस सब में क्या चलते हैं, तानाशाही शासन व्यवस्था चलते हैं। इसमें जनता के लिए एक सीमित नियम होते हैं, और उसी नियम के अनुसार जनता को क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। और इस नियम में कोई भी सरकार के विरोध या कोई भी शासक के विरोध नहीं जा सकता है, कोई भी सरकार के विरोध या सरकार के विरोध नहीं कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति। ठीक ना। वह क्या कहलाते हैं, तानाशाही शासन व्यवस्था चलता है। तानाशाही शासन व्यवस्था क्या है, वैसी व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति एक छोटे समूह का क्या करते हैं, शासन करते हैं, एक छोटे समूह पर शासन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए उत्तरी कोरिया और अफगानिस्तान, इसमें जनता के लिए एक सीमित होता है नियम और कानून, और उसी के अनुसार उसे क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। अब आते हैं अपना संविधान। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या होते हैं, पहला बात, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ठीक। और 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह 26 नवंबर को जो मनाया जाता है, यह किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था संविधान दिवस मनाना, यह कब से स्टार्ट हुआ था, 2015 से। ठीक, 2015 से। कब से स्टार्ट हुआ, 2015 से। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 2015 से क्या हुआ था, हर साल इसे 26 नवंबर को मनाया जाना स्टार्ट हो गया। ठीक। अब आता है संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
एक बहुत ही महान व्यक्ति जिन्होंने कई सारे देश के संविधान के बारे में अध्ययन किया, कई जगह जाके अच्छे अच्छे मतलब विद्यालय सब में जाके जानकारी मतलब ज्ञान अर्जित किए और उसके बाद अपना देश भारत के लिए बहुत अच्छे तरीक़ा से एक सुदृढ़ तरीक़ा से संविधान बनाने का काम किए। ठीक, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात आता है संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया या अपनाया गया? अंगीकृत या अपनाया गया। यदि आप लोग प्रस्तावना यदि स्कूल सब जाते होंगे तो प्रस्तावना में ये बात होता होगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? अपने संविधान को अंगीकृत किया गया था। और अगला पॉइंट है, संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अंगीकृत मतलब क्या होता है? अंगीकृत मतलब यह एक तरह से बनकर तैयार है, अब इसे सिर्फ लागू करने की ज़रूरत है। मतलब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? संविधान को लागू किया गया था। अगला बात है, संविधान को किसने लिखा? कोई न कोई तो संविधान को लिखा होगा। संविधान को किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रैजादा। ये आप लोगों को एक यूनिक लगता होगा, यदि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो ये यूनिक लगता होगा, पहली बार सुनने को मिला होगा। संविधान को किसने लिखा? अपने हाथों से किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रैजादा। और संविधान को किसने सजाया? संविधान को किसने सजाया? नंदलाल घोष। किसने सजाया? नंदलाल घोष। किसने सजाया? संविधान को किसने सजाया? नंदलाल घोष। और आगे बात आता है पॉइंट नंबर 7 में, संविधान को बनने में कितना समय लगा? संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब संविधान में कुल पृष्ठ कितने होते हैं? कितने पेज होते हैं? कितने पेज हैं? कितने पेज यानी कि पृष्ठ कितने होते हैं? कितने होते हैं? 251। हमारे संविधान में 251 पेज हैं। ठीक, और हमारा संविधान के बारे में बताते हैं कि संविधान कई देशों के स्रोतों से लिया गया है, जैसे आयरलैंड हो गए, रूस हो गया, सोवियत संघ का दूसरा नाम रूस है, और ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, इस सब से मतलब कुछ ना कुछ स्रोत लिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक, अपना संविधान बनाने में बहुत सारे स्रोत लिए गए हैं। किससे? भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो अगला पॉइंट है, ये सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला बात है, जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची और कितने भाग थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और 22 भाग थे। जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। ठीक, अगला पॉइंट आता है, अब थोड़ा आर्टिकल पे चले जाते हैं। ये एक तरह से ओवरव्यू है, ठीक ना। बेसिक क्लास मतलब जो इम्पोर्टेंट आता है थोड़ा बहुत, यदि कोई जाइएगा कोई कहीं क्वेश्चन पूछ देगा तो बस वही बात है। अगला है, छुआछूत का अंत कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। कोई पहले आप लोग देखते होंगे कि मतलब छोटे जाति बड़े मतलब उच्च कास्ट के यहाँ नहीं जाते थे, मना कर दिया जाता था उच्च कास्ट। यह एक तरह से क्या है? छुआछूत है। और छुआछूत का कितना अनुच्छेद में? 18। और अगला क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट करके, उपाधि का अंत कितना अनुच्छेद में है? उपाधि का अंत कितना आर्टिकल में है? कितना आर्टिकल में है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अब बात आता है वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं हम लोगों के पास? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, जिसमें पहला आता है समता या समानता का अधिकार। पहला आता है समता या समानता का अधिकार। इसमें होता है क्या है, सभी संविधान के अनुसार एक समान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सभी एक समान हैं। और दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार। और हमारे ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मौलिक अधिकार। हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हमें स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार। ठीक। अगला होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई बाल मजदूरी नहीं करवा सकता है, किसी भी कम एज के लड़के को काम पे नहीं जबरदस्ती एक तरह से नहीं रखा जा सकता है, ठीक ना। ये शोषण आप किसी भी जाति या धर्म के साथ नहीं कर सकते हैं, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और अगला है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। कौन? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। सभी कोई भी धर्म का हो वह सभी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और संस्कृति, सबका अपना अपना संस्कृति है, सब अपने संस्कृति के अनुसार जी सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। यह संविधान के अनुसार, यदि आप इसका विरोध करते हैं तो वह आप संविधान के विरुद्ध हो गए। और मतलब आगे की बात जो है वह सरकार आप सबों को कोर्ट के अनुसार दंडित भी कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा और संस्कृति, ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं, ये सभी जनता को जीने का अधिकार है भारत में, ठीक ना। अगला बात है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी धर्म एक समान है, भारत के अंतर्गत सभी धर्म एक समान है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकते हैं या उस धर्म को छोड़ सकते हैं, उस पर कोई बाहरी पावर नहीं लगा सकते हैं कि आपको ये धर्म मानना पड़ेगा। किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप ये धर्म आपको मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक ना। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज मतलब बेसिक क्लास समाप्त हो गया। अब कल से अपना टॉपिक जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, कल से स्टार्ट होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्त के पास शेयर करें यदि वीडियो अच्छा लगा। और आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है, और यदि आप लोग जानते हैं ये क्वेश्चन का जवाब, तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। यदि नहीं तो अगले क्लास में हम इस दोनों क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे, ठीक। बस आज की कार्रवाई यही तक। जय हिंद।